नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल साहित्य एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने आने वाले हैं एक मतलब कह लीजिए कि युग प्रवर्तक साहित्यकार, तो कुछ गलत नहीं होगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन वृत्त एवं साहित्य वृत्तांतों को आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो आप लोगों के लिए अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी होने के साथ साथ आगामी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। चाहे आप 10th के विद्यार्थी हैं, चाहे 12th के, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। यदि आप हिंदी पढ़ते हैं और अगर आप जयशंकर प्रसाद जी को नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल सब कुछ आप लोगों के लिए अधूरा है। तो आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ही चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग से संबद्ध हैं और छायावादी युग के जो है महान स्तंभ हैं। छायावादी युग में प्रमुखतः शीर्ष स्थानों पर 3 लोगों का नाम आता है, प्रसाद, पंत और निराला। उसमें भी प्रसाद जी पहले नंबर पे हैं। जयशंकर प्रसाद और पंत सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा जी जो मेरी फेवरेट कवियत्री हैं, वह भी छायावादी युग के अंतर्गत आती हैं। तो वैसे ये तो बड़ी लंबी चीज़ें हो जाएंगी और ब्रॉड रूप से अगर हम व्याख्या करने लगेंगे तो वैसे परीक्षा की दृष्टि से हम इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को देखेंगे। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे विषय वस्तु की ओर प्रस्थान किया जाए। तो चलिए, बातें तो ऊपर ही हो चुकी हैं, तो आइए फिर हम लोग पहले जीवन परिचय लिखना प्रारंभ करते हैं। और आप लोगों को बताते चलें कि आप अगर इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थी हैं तो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन साहित्यिक परिचय जो है जीवन परिचय के बिना अधूरा होता है। अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे तत्पश्चात साहित्यिक परिचय लिखेंगे, तभी साहित्यिक परिचय को पूर्ण माना जाता है। तो आइए मित्रों, कम शब्दों में संक्षिप्त रूप से हम लोग प्रसाद जी के जीवन परिचय को लिखना प्रारंभ करते हैं। तो पहले आप लोग लिखेंगे नॉर्मल सी बातें कि प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। देखिए मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर वैश्य परिवार में रहेगा, ठीक है। और छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा क्रम शीघ्र ही टूट गया। चलिए थोड़ा सा प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि प्रसाद जी का बचपन तो बड़ा खुशनुमा था, बड़े सकुशल पूर्वक बीता। और बचपन में ही इनके माता पिता के साथ इन्होंने तीर्थ स्थानों की अनेक यात्राएं कर ली थी, लेकिन फिर दुख धीरे धीरे इनका पीछा करने लगा। पहले प्रसाद जी के पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद कुछ समय पश्चात इनकी माताजी का देहांत हो गया। बड़े भाई जो मतलब इनके आश्रय मतलब एक गार्जियन के रूप में थे, बड़े भाई ही थे, और फिर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि वो भी चल बसे। प्रसाद जी का विवाह हुआ, इनकी पहली पत्नी भी इनका साथ छोड़कर चली गई। भाभी के कहने पर इन्होंने फिर दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी भी चल बसी। दूसरी पत्नी से सिर्फ इनका एक पुत्र था, रत्न शंकर। तो ये प्रसाद जी के परिवार के बारे में चर्चा हो गई। लेकिन देखिए, एक महामानव ही हम प्रसाद जी को कहेंगे, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य अगर इतनी समस्याओं को झेलेगा तो वह जीवन के प्रति बिल्कुल हताश और निराश हो जाएगा। यही नहीं, सबसे बड़ा संकट आर्थिक संकट भी प्रसाद जी को झेलना पड़ा। तो चलिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्होंने साहित्य से मुख नहीं मोड़ा। आगे चलिए लिखते हैं हम लोग। ये तो ऊपरी बातें हो गई जो आप लोगों को जानना चाहिए। लिखने में फिर आप लोग लिखेंगे, घर के व्यापार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा और स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। देखिए, इतनी विपत्ति झेलते हुए भी शिक्षा का क्रम टूट गया और प्रसाद जी ने घर पर ही अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु का संकट, आर्थिक संकट और पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ, बहादुरी से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधा में रचना सुमन अर्पित करता रहा और 14 जनवरी 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया।
तो देखिए मित्रों, इतनी समस्याओं को झेलते हुए भी प्रसाद जी ने साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम प्रसाद जी को पढ़ते हैं, अगर वे जीवन से निराश और हताश हो गए होते तो क्या आज हम प्रसाद जी को जानते या उनके काव्य कृतियों से कुछ भी शिक्षा ले पाते? नहीं। तो हमें भी प्रसाद जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमें अपने निश्चित कर्तव्य का बोध हमेशा रहना चाहिए और निराशा में नहीं डूबना चाहिए, बल्कि अपने कर्म पथ पे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से इन्हीं विशेषताओं के कारण मैं प्रसाद जी का बहुत सम्मान करता हूँ और हिंदी साहित्य तो मुझे प्रसाद जी के बिना अधूरा लगता है। और इतनी बहादुरी, इतनी जो है अलौकिक प्रतिभा संपन्नता और इतने ऊंचे ऊंचे साहित्यकारों की रचना करने के लिए हम सब पर जो उन्होंने कृपा की है, ऐसे साहित्यों की रचना करके जिससे हम लोग अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। चलिए, फिर जीवन परिचय हो गया, आइए साहित्यिक परिचय को देखते हैं। तो साहित्यिक परिचय में आप लोग लिखेंगे कि प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं और यह छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही नाटककार एवं कहानीकार भी रहे और अनेक कहानी संग्रह, कई उपन्यास तथा निबंधों की रचना करके प्रसाद जी ने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा का प्रसाद हिंदी को प्रदान किया। एक प्रसाद जी है और एक प्रसाद, तो आप लोग अंतर दोनों में समझ ही गए होंगे। तो देखिए, जो मैंने ऊपर बातें बताई है उसे आप लोग अपने जीवन में उतारिएगा और नोट करिएगा, मतलब प्रसाद जी के बारे में जानते रहिएगा। लेकिन अगर आप उसे यहाँ लिखेंगे नहीं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आप लोग लिख रहे हैं, कापियों का मूल्यांकन होगा, तो बढ़ा चढ़ा करके विस्तृत चीज़ें लिखेंगे तो अन्य प्रश्न छूट सकते हैं। लेकिन जीवन में अपने उतारिए और उसको धारण कीजिए कि प्रसाद जी के बारे में आप क्या जानते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी और साहित्यिक परिचय में कब उन्होंने साहित्यिक सृजन किया, कैसी उनकी भाषा है, कैसी शैली है, और थोड़ा सा उनके ग्रंथों के बारे में यही जानना होता है, यही लिखना होता है। तो आगे आप लोग कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे? प्रसाद हिंदी को प्रदान किया, यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में ही संकोच और झिझक होते हुए भी कुछ कहने को आकुल चेतना के दर्शन होते हैं। इनकी एक कृति है आशु, जो वियोग वाला स्मृति महाकाव्य है, ठीक है। आशु इनका बहुत ही चर्चित काव्य हुआ था। उस समय जब आशु की रचना हुई तो जो युवा वर्ग हैं उनका कंठहार बन चुका था यह आशु। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मार्मिक काव्य है। तो अपनी विरह वेदना का वर्णन इन्होंने आशु में किया है। तो वही आशु में रहस्यवादिता के दर्शन होते हैं, मतलब उसको पढ़ने के बाद आप ऐसा सोचेंगे कि यह विश्व के वियोग से जुड़ा हुआ है कि प्रसाद जी के स्वयं के वियोग से जुड़ा हुआ है। तो वही कहने का यहाँ तात्पर्य है कि इनकी रचनाओं में जो है संकोच और झिझक होते हुए भी कुछ कहने को आकुल चेतना के दर्शन होते हैं। मतलब यह जो कहना चाहते हैं वह अपने से आप पता करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने अपने काव्य में नहीं कहा है, और इसी को रहस्यवादिता कहते हैं। अनुभूति की तीव्रता, वेदना, कल्पना प्रवणता आदि प्रसाद जी के काव्य की अन्य विशेषताएं रही हैं, ठीक है। और फिर प्रसाद जी ने काव्य भाषा के क्षेत्र में भी युगांतर उपस्थित किया है। इनकी भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और मानव मन के यथार्थ को छूने वाली, आसानी से समझ में आ जाने वाली थी। आसानी से समझ में आ जाने वाली नहीं थी, मानव मन के यथार्थ को छूने वाली थी। क्योंकि प्रसाद जी की भाषा तो बहुत कठिन है। एक सामान्य मनुष्य जैसे जो हिंदी की कुछ भी नहीं जानते, हिंदी की उनको जरा भी जानकारी नहीं है, सिर्फ आम बोलचाल की भाषा समझ रहे हैं, तो वह प्रसाद जी के काव्य को पढ़ लें और समझ लें, ऐसा तो असंभव है। अगर मेरी बात पर नहीं विश्वास है तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो इन्होंने अपने जो है काव्य में, साहित्य में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को स्थान दिया है, जो कि बहुत कठिन है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। तो ठीक है, और उनकी शैली प्रायः प्रबंध और मुक्तक के रूप में विकसित हुई। तो पहले बता देते हैं क्या लिखना है, उसके बाद डिटेल में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो शैली जान गए आप लोग, प्रबंध और मुक्तक, और भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। देखिए,
प्रसाद जी ने जो कहानियाँ लिखी हैं, कहानियाँ छोटी होती हैं, तो उसे आप लोग पढ़ करके देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको इनकी भाषा के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी जो है संस्कृत निष्ठ और दुरूह भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य की विशेषता होती है संस्कृत निष्ठ और दुरूह भाषा। हमारी हिंदी समझ में सबको आ जाए तो फिर हिंदी का अर्थ ही क्या, उसका अस्तित्व ही क्या। तो यही चीज़ होती है। चलिए अब प्रमुख रचनाएं देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है रचनाएं। और रचनाओं में इन्होंने उपन्यास लिखे हैं 3, कंकाल और तितली। इरावती जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। इसमें से 2 उपन्यास तो मैंने पढ़ा है, बड़े ही सुंदर उपन्यास है। और महाकाव्य जो है कामायनी है। और काव्य संग्रह यानी कविता संग्रह चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक। लहर अलग है, प्रेम पथिक अलग। और आशु, आशु की चर्चा हमने ऊपर कर ही दी। वियोग से भरा हुआ स्मृति काव्य है, ठीक है। और इनके नाटक राज्यश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ। अगर आप 2 ही 3 रचनाओं को मेंशन कर देते हैं तब भी हो जाएगा। लिखने की दृष्टि से आपका बिल्कुल सही रहेगा, अध्ययन की दृष्टि से आप सब लोग हर रचनाओं के बारे में जानते रहिए। मेरा यही उद्देश्य रहता है, ठीक है, ताकि आप लोग पेपर में भी अच्छे से लिख सकें और अध्ययन भी आप लोगों को हो जाए। तभी प्रसाद जी के जीवन से जुड़ी हुई अनेक रहस्यवादी बातों को भी हमने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की मदद हुई होगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में मेंशन किया है, तो आप लोग धैर्य धारण करके देखिएगा। और अपना वक्त, अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसी तरीके से कंटेंट से जुड़ने के लिए, हिंदी से जुड़ने के लिए, साहित्य से जुड़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल साहित्य एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं किसी अगले प्रकरण में। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।